दुनिया में कई सारे जेल्स हैं, पर सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी भी कहा जाता है, सिर्फ इकलौता ऐसा जेल है जिसको भारतीयों के साथ साथ दुनिया भर के इतिहास ने भी याद रखा है। आखिर ऐसा क्या होता था इन जेल की दीवारों के पीछे कि इसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे और वो डर से कांप उठते थे। और माना जाता है कि वहां के सजाओं के अलावा जो दूसरा टॉर्चर था वो था खाना। अब आप ही जरा सोचो, अगर आपको जंगली घास से बनी हुई सब्जी या जंगली घास का पानी और चावल खाने को दिया जाए तो कैसा रहेगा? ये वहां के प्रिजनर्स के लिए रोजाना का खाना था। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वहां लोग इतना सब सह क्यों रहे थे? आफ्टर ऑल वो लोग तो फ्रीडम फाइटर्स थे। उन्हें लड़ना और तरकीबें लगाना दोनों ही बखूबी आता था, यानी कि वो लोग वहां से आजाद हो सकते थे। पर फिर भी क्यों किसी ने वहां से भागने के विषय तक के बारे में नहीं सोचा? वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा आज का ये वीडियो, जिसका टाइटल है काला पानी जेल हिस्ट्री। पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि जो भी इंसान समुंदर को पार कर अपने जमीन से दूर जाता था वो अछूत हो जाता था और उस इंसान को उसके धर्म, जाति और समाज से बेदखल कर दिया जाता था। और जैसे कि हमने बताया कि सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार आइलैंड्स के कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर के तट पर बना था। ये बात तो जायज थी कि सारे प्रिजनर्स को अपने जमीन को छोड़कर समुंदर पार करना पड़ता था, जिसके चलते वो लोग अपने धर्म और जाति को खोकर फैमिली के ब्लैक शीप बन जाते थे। और बस इसी से ही उस जगह को एज अ मेटाफोर काला पानी का नाम दे दिया गया। पर यह सिर्फ इकलौता कारण नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा रीजन था ना, वो था कि ये जेल इस दुनिया का ऐसा नर्क है जो जमीन पर बनाया गया था। और जैसे कि हमने सुन रखा है कि नर्क डार्क और ब्लैक होता है, एक वजह ये भी थी कि इस जगह को काला पानी नाम दिया गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस नर्क को जमीन पर किसने और क्यों बनाया? दरअसल बात 1857 की है, जब पहली बार हिंदुस्तान ने अपनी आजादी के लिए अंग्रेज सरकार के खिलाफ युद्ध रचा था, जिसे 1857 का नेशनल अपराइजिंग भी कहते हैं। अब इस युद्ध में जीत तो अंग्रेजों की हुई थी, लेकिन हिंदुस्तानियों के मन में लगी इस चिंगारी को देख अंग्रेजों के मन में डर बैठ गया था कि कहीं अगर हिंदुस्तानी लोगों में अंग्रेजों का डर नहीं रहा और हिंदुस्तानी एक होने लगे तो शायद अंग्रेजी सरकार का यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे बड़े पैमाने में दोबारा से कभी कोई क्रांति ना हो, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी जेल बनाई जो लोगों के दिलों में डर बैठा दे और साथ ही में जो भारत से कहीं दूर हो। और इसी तरह खोज हुई अंडमान आइलैंड्स की। हिंदुस्तान में जितने भी लोग ब्रिटिश सरकार के रूल्स के खिलाफ जाते, आजादी के लिए लोगों को भड़काते, किसी ब्रिटिश ऑफिसर की जान लेते या तो फिर कोई भी ऐसा काम करते जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को गलत लगता, उनको अंडमान आइलैंड्स के पास वाइपर आइलैंड में भेज दिया जाता था, जहां अंग्रेजी सरकार चेन टेक्निक अपनाती थी, यानी कि वहां के 50 कैदियों के एक पैर को एक सिंगल चेन से बांध दिया जाता था, सो दैट वहां से भागने की कोशिश ना करे। और उसी चेन को पहनाकर ब्रिटिशर्स उन चेन गैंग से पत्थर तोड़वाते थे, वाइपर जेल बनवाते थे और अंग्रेजों के रहने के लिए रॉस आइलैंड पर बिल्डिंग्स, बेकरी, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल और क्लब हाउसेस बनाते। पर जैसे जैसे इतिहास के पन्ने फिरने लगे, वैसे वैसे आजादी की लड़ाइयां बढ़ने लगी, जिसके चलते वाइपर आइलैंड में भी कैदियों की गिनती बढ़ने लगी। और फिर अगस्त 1889 में जब चार्ल्स जेम्स लैल ब्रिटिश राज का न्यू होम सेक्रेटरी बना, तब उसने ये प्रस्ताव रखा कि उन्हें एक ऐसी जेल बनाने की जरूरत है जो लोगों के दिलों में से सोए हुए डर को फिर से जगा दे, क्योंकि ये बात तो साफ थी कि हिंदुस्तानियों को अब वाइपर जेल्स का या जाति से बेदखल होने का भी कोई खौफ नहीं रहा था। और फिर जब चार्ल्स और एएस लेथब्रिज वहां के जेल सिस्टम को देखने पोर्ट ब्लेयर पहुंचे, तब उन्होंने सुझाव दिया सेल्यूलर जेल बनाने की, जहां उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट के प्लान को 2 थियरी से बनाया। फर्स्ट, स्पोक्स ऑफ अ व्हील, जिसके चलते कोई कैदी वहां से भागना चाहे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि जाना किधर है। और सेकेंडली, पैनोप्टिकॉन थियरी, यानी कि प्रोजेक्ट के बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा जहां से ऐसे निगरानी हो सके जैसे पेनोप्टिस अपने 100 आंखों से किया करता था। दोनों थियरीज को जोड़ने पर एक 3 स्टोरी वॉच टावर, जिसके साथ 3-3 फ्लोर्स की 7 विंग्स ज्वाइन की हुई होगी, जिसमें टोटल मिला के 693 सेल्स हो, वैसी डिजाइन तैयार की गई।
और फिर तो बस डिजाइन तैयार होते ही वाइपर जेल के कैदियों से मजदूरी कराते हुए साल 1896 में इस सेल्यूलर जेल बनाने की शुरुआत हो गई, जिसे बनते बनते पूरे 10 साल चले गए। और अब बारी थी सजाए काला पानी के कहानी की शुरुआत। डर से कांप उठते। और जब तुम्हें ये पता हो कि काला पानी में जाना या इस काला पानी में हर कैदियों को अलग अलग से एक छोटे से सेल में रखा जाता था, जिसकी साइज बस 4.5 बाय 2.7 मीटर्स की हुआ करती थी, और उन सेल्स में हर कैदियों को सिर्फ 2 छोटे छोटे मटके दिए जाते थे, एक पानी से भरा हुआ और दूसरा जो उन्हें टॉयलेट के रूप में यूज करना होता था। उन मटकों की साइज इतनी छोटी होती थी कि कई कैदियों ने उसे यूज करने से बेहतर फ्लोर को यूज करना सही समझा। और दिल तो तब थम जाता था कि कैदियों को जब ये पता चलता था कि उन्हें जमीन पर पूप करना है और उन्हें उसी पूप के बाजू में सोना है और उसी पूप के बाजू में खाना खाना है। इस अनहाइजीनिक कंडीशन के कारण कई कैदियों की जान भी चली जाती थी। और दूसरी चीज जहां लोगों की जान सबसे ज्यादा जा रही थी वो था यहाँ का ऑयल माइनिंग। जो लोग ऑयल माइनिंग करते थे उनके पहनावे देखने जाए तो उन्हें बस अपनी ढक जाए उतने ही कपड़े पहनने होते थे, और हाथ में हथकड़ियां बांध वो पूरे दिन एक बड़ी चक्की घुमाते ताकि उस प्रेशर से कोकोनट को स्क्वीज कर ऑयल निकाला जा सके। उनका टारगेट 30 पाउंड्स ऑफ ऑयल निकालना का होता था पर डे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता। अब जो दूसरा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम था वो था सूखे हुए नारियल के भूसों से फैब्रिक निकालना, और ये काम मोस्टली दीवान सिंह, फजल ए हक, योगेंद्र शुक्ला, मौलाना अहमदुल्ला, बटुकेश्वर दत्त, सोहान सिंह और नंद गोपाल जैसे दूसरे पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स को ही दिया जाता था, क्योंकि तब अंग्रेजों को ये जताना था कि वो लीडर्स लकड़ी के हथौड़ी से वार कर सिर्फ उस नारियल को नहीं तोड़ रहे बल्कि अपने आजादी के सपने को कुचल रहे हैं। जब उन लीडर्स से 20 नारियल से फैब्रिक निकालने का टास्क नहीं खत्म हो पाता था दिए हुए वक्त पर, तो उस रात उन्हें सेल्स की जगह बाहर दीवारों पर लटकाया जाता था, कुछ इस तरह। इसके अलावा जेल में जो दूसरे काम करवाए जाते थे वो थे कारपेट मेकिंग, रोप मेकिंग, टॉवेल्स को बुनना, सीसल के पेड़ों से फैब्रिक बनाना, गार्डनिंग, जेल की गटरें साफ करना, पत्थर तोड़ना और ग्लास से हुक्का शेल्स बनाना। इफ किसी से कोई काम ना हो पाए या वो काम को स्लोली कर रहा है तो उसे चाबुक से खूब पीटा जाता था। आई नो, सुनते ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं, राइट? पर ट्रस्ट मी, मेरी मानो, ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि असली टॉर्चर था वहां का खाना। पूरे दिन जानवरों के भांति काम करवाकर अंग्रेज सरकार उन्हें खाना भी जानवरों वाला ही देती थी। और मैंने ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा है, उन्हें खाने में जंगली घास का पानी और पत्थरों से भरे हुए चावल दिए जाते थे। जी हाँ, जंगली घास, जिसके चलते कई कैदियों ने वो खाना खाकर अपना दम तक तोड़ दिया था। पर क्या इन हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई? यस, आवाज तो उठाई गई थी। इनफैक्ट 12 मार्च 1933 में भगत सिंह के साथ ही बटुकेश्वर दत्त के कहने पे कई कैदियों ने हंगर स्ट्राइक चालू की। उनकी बस 2 ही मांगे थी कि अंग्रेज सरकार उन्हें प्रॉपर टॉयलेट और प्रॉपर खाना प्रोवाइड करे, पर शायद वो ये नहीं जानते थे कि उनकी वो स्ट्राइक उनके मौत का कारण बनेगी। शुरुआत के 45 डेज तक तो अंग्रेजी सरकार ने उनके भूखे रहने पर कोई ध्यान नहीं दिया, और 45 डेज होते ही कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स आए। जो हुआ उसकी कल्पना करने से भी रात को नींद उड़ सकी। उसी प्रोसेस के दौरान महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास और मोहित मोइत्रा शहीद हो गए थे, क्योंकि फोर्स फीडिंग के कारण वो जूस उनके लंग्स में जा चुका था, जिसके कारण उन्हें निमोनिया हो गया। और फिर जब जाने जानी लगी और मांगे पूरी नहीं हुई, तब बटुकेश्वर दत्त ने हंगर स्ट्राइक खत्म करना ही सही समझा। पर सवाल अभी भी वही है जो पहले इंट्रो में था, कि क्यों इन फ्रीडम फाइटर्स ने इतना सब सहना सही समझा, जबकि वो लोग लड़कर या कोई तरकीब लगाकर यहाँ से आजाद हो सकते थे। वेल, ऐसा नहीं है कि यहाँ से भागने की कभी किसी ने कोई कोशिश नहीं की हो। सन 1868 की बात है, जब 238 प्रिजनर्स ने एक साथ यहाँ से भाग निकलने का प्लान बनाया, पर वो सब बीच समुद्र में ही अंग्रेजी सरकार द्वारा पकड़े गए और 87 लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी दे दी, जिसे देख फिर कभी किसी ने यहाँ से भागने की कल्पना तक नहीं की। और ऐसे ही कई सारे टॉर्चर्स फ्रीडम फाइटर्स ने 1942 के वर्ल्ड वॉर तक सहे। और 1942 के बाद कहानी इस तरह पलटी कि जिस जेल में अंग्रेजों ने दूसरों पर जुल्म किया था, उसी जेल में फिर उन्हें अपनी नानी याद आ गई। 1942 में जापानीज ने अंडमान निकोबार पर हमला कर सेल्यूलर जेल अपने कब्जे में कर लिया, और उन्होंने गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के विनती पे सारे इंडियंस को छोड़ दिया।
और रही बात ब्रिटिशर्स की, तो उन्होंने वही पाया जो उन्होंने बोया था, यानी कि जो टॉर्चर वो लोग इंडियंस के साथ सालों से करते आए थे, वही टॉर्चर जापानीज ने ब्रिटिशर्स के साथ किया। और फिर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने अंडमान निकोबार आइलैंड को सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर दिया, और आज की तारीख में भारत ने उसी काला पानी को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है, जहां कई शहीदों की निशानियां और खून के दाग धब्बे अभी भी मानो ताजा है।